And today I am going to take chapter number 3 from class 10's math. The name of the chapter is pair of linear equations in two variables. Students, चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर पे ये हमारा सेकंड वीडियो है. इससे पहले भी हम इस चैप्टर पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसके बीच में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस के बीच में हमको कितने सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देखने को मिलते हैं या कितनी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल देखने को मिलती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी. और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बीच में जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, वो कुछ इस तरीके से होती है ax + b = 0. इसके बीच में हमने देखा था कि ये जो a है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट है. b इसके बीच में कांस्टेंट है, b इसके बीच में क्या है, कांस्टेंट है. और अगर इन दोनों को देखें a और b, ये कुछ नंबर हैं. क्या है ये a और b जो है ये कुछ नंबर हैं. यहाँ पर a और b जो हैं दीज आर रियल नंबर्स. क्या है ये, रियल नंबर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए. तो ये हमारे पास में कुछ एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ये जनरल फॉर्म थी. उसके बाद में हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जिसकी जनरल फॉर्म जो होती थी वो कुछ इस तरीके से कैसी होती है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म वो कुछ इस तरीके से थी, ax + by + c = 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पर a जो है दिस इज कोफिशिएंट, b जो है ये भी कोफिशिएंट है और c जो है इसमें कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है, b इसमें कोफिशिएंट ऑफ y है और c इसमें कांस्टेंट टर्म है. क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होती है. इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि a है, b है, c है, ये नंबर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो वैसे भी आपको पता ही है कोफिशिएंट जो होते हैं वो नंबर ही तो होता है जो ये बताता है कि कोई वेरिएबल कितने टाइम्स या कितने गुना आ रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल अकर, दिस इज शोन बाय द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल. कांस्टेंट टर्म जो होती है ये सिर्फ नंबर फॉर्म में ही होती है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. ठीक है, तो a b c दीज आर नंबर्स. अब आप a b c को तीनों को ही आप कोफिशिएंट कह सकते हो. भाई कांस्टेंट c तो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट कैसे है, तो इसको आप कोफिशिएंट कैसे कह सकते हो. अरे भाई ये भी कोफिशिएंट, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है. उस 0 पावर होने की वजह से ही ये नंबर जो है अपने वेरिएबल को खो देता है. क्या है, कर देता है, अपने वेरिएबल को खो देता है. क्योंकि एनी नंबर 1 रेज़्ड टू पावर 1, एनी नंबर 1 रेज़्ड टू पावर 0, जैसे x रेज़्ड टू पावर 0 = 1 होता है. तो कांस्टेंट इनटू x रेज़्ड टू पावर 0 या फिर कोई और वेरिएबल रेज़्ड टू पावर 0 जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, c × 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, c × 1 हो जाएगा. और c × 1 c ही होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म आएगी, मतलब कोई नंबर आएगा, वेरिएबल को वो खो देगा. इसलिए हम c जो कि कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम कोफिशिएंट कह सकते हैं. मतलब ये ऐसा कोफिशिएंट होगा जिसके साथ का जो वेरिएबल होगा उसकी वेरिएबल की जो पावर है वो 0 होगी. ठीक है, तो इसको भी हम कोफिशिएंट कह सकते हैं. तो a b c जो हैं दीज आर, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट टर्म बिकॉज इट हैज़ नो वेरिएबल विद इट. साथ ही साथ इसके बीच में आपको ये भी देखने को मिलेगा a b और c ये जो हैं दीज आर रियल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स होने
चाहिए। ठीक है, ये भी क्या होने चाहिए, ये भी रियल नंबर्स होने चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। साथ ही साथ इनके एक और कंडीशन होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वो कंडीशन है क्या, वो कंडीशन है कि यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ये कंडीशन क्यों? अरे भाई ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा तो उस 0 होने की वजह से वो उस वेरिएबल को भी 0 बना देगा। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू 0 है, मान लेते हैं a जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है ये 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स मतलब 0, रह क्या जाएगा by प्लस c, मतलब इतनी सी इक्वेशन रह जाएगी। और इतनी सी इक्वेशन के बीच में अगर हम वेरिएबल देखें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है y, x तो चला गया है ना, 0 की वजह से वो कोएफिशिएंट x जो है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, या वेरिएबल x जो है वो भी 0 हो जाएगा। जब कोएफिशिएंट a जो है वो 0 हो जाएगा तब वेरिएबल x भी 0 हो जाएगा। ऐसे केस के बीच में इक्वेशन सिर्फ रह जाएगी by प्लस सी इक्वल टू 0, और by प्लस सी इक्वल टू 0 जो है दिस इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो रह जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि y ही वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए इसके किसी भी कोएफिशिएंट को 0 नहीं होना है, तब जाके ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। वैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की भी ऐसा ही कंडीशन है, इसमें भी कोएफिशिएंट जो x आ रहा है, कोएफिशिएंट जो a आ रहा है, ठीक है, कहाँ, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बीच में भी जो कोएफिशिएंट a आ रहा है विद वेरिएबल x, इसमें भी a को 0 नहीं होना पड़ा। ठीक है, इसको भी 0 नहीं होना है। अगर ये भी 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स मतलब 0, और 0 प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन क्या रह जाएगी कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगी कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये कोई इक्वेशन थोड़ी ना रही, ये कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ी ना रही, इसका तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। इक्वेशन तो रहेगी लेकिन वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसका 0 हो जाएगा अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन जो भी इक्वेशंस आ रही हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, इनके कोएफिशिएंट को कभी भी 0 नहीं होना है। अगर वो 0 हो जाते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब x की भी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, y की भी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस के बीच में आपको x की सिर्फ एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम ग्राफ करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा लीनियर आएगा। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? वो एक सीधी लाइन में ही आएगा। अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, अब नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लीनियर इक्वेशंस ही दे के रखी होंगी, लेकिन वो लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो आपको जोड़े की शक्ल में दे के रखी होंगी। मतलब दो इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दे के रखी होंगी और दोनों की दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगी। आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है।
तो उस जनरल फॉर्म के मुताबिक अगर मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को आप लिख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू 0। a1 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, b1 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड c1 जो है दिस इज कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन जो होगी उसको मैं लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसके बीच में अगर मैं देखूं तो a2 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, b2 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2, c2 जो है दिस इज कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2, तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे इसकी कोई और एग्जांपल दे दूं, आपको 2 इक्वेशन दे के रखी हैं। मान लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन दे के रखी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दूसरी दे के रखी हुई है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आपको दे के रखी हुई है। यहाँ पर आपको याद रहे कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसके बीच में आपको c टर्म यानी कि ये जो c है वो आपको दे के नहीं रखा हुआ है। ये नहीं दे के रखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। नहीं दे के रखा हुआ का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, c1 भी 0 है और c2 भी 0 ही है। तो 0 जिस भी नंबर के बीच में आप ऐड करते हो या माइनस करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप इसको 2x प्लस 5y प्लस 0 भी लिख सकते थे, है ना, और 3x प्लस 6y प्लस 0 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने इसको 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0 लिखा है। तो दीज आर 2 linear equations in 2 variables। तो this is pair of linear equations in 2 variables। अब क्योंकि ये जोड़ा आपको दे के रखा हुआ है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कंडीशनली एक दूसरे के ऊपर कंडीशन के साथ में बंधे हुए होते हैं। कुछ कंडीशन आपको दे के रखी हुई होती है जिसके साथ में ये दोनों की दोनों इक्वेशन जुड़ी हुई होती है, इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन किसी कंडीशन के साथ में बंधी हुई होंगी। अब ये आपको लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन आपको दे के रखी है ना, जो जोड़ा आपको दे के रखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। अब इनके सल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है वो कौन सा हो सकता है, तो इसके लिए 2 तरीके मैंने पिछले वाले वीडियो के बीच में भी आपको बताए थे। एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड, ठीक है, जिसमें आप अलजेब्रिकली इनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हो, इक्वेशन बना करके इनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हो। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। फिर से लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। एक हो सकता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी आप इनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। अरे भाई, कोई भी इक्वेशन आपको दे के रखी हुई होगी उसके कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो ज़रूर निकलते होंगे। तो यहाँ पर 2 आपको इक्वेशन दे के रखी हुई हैं, इनके भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेंगे। तो वो निकालने के तरीके क्या हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा है अलजेब्राइक, ठीक है, मेथड। इससे भी आप इसके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। वैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल के वीडियो के बीच में भी डिस्कस किया था, उसके बीच में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था। तो ग्राफिकल मेथड के बीच में आप देखते हो कि जब आप इनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो इन इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो आपको 3 कंडीशंस मिलती हैं उस ग्राफिकल मेथड के बीच में। और वो 3 कंडीशंस क्या क्या थी वो भी बता देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से थी
ये क्या है हमारे पास में, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस उस ग्राफ के बीच में, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस और ये है वाई डैश एक्सिस। इस ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो कार्टेशियन मेथड है प्लॉटिंग ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आप 3 तरह के कॉम्बिनेशन इसके बीच में देखोगे। और वो 3 तरह के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो क्या होगा कि एक ग्राफ, ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट है इसका ग्राफ भी, ठीक है। मान लेते हैं ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है, किसका है ये, दूसरी इक्वेशन का, दिस इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 भी क्या है, वो भी लीनियर है, इसीलिए उसका ग्राफ भी तो सीधी लाइन में ही आएगा। तो ये 2 सीधी लाइन कुछ इस तरीके से एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। एक लाइन इक्वेशन 1 की है और दूसरी लाइन इक्वेशन 2 की है, ठीक है। यहाँ पर भी ये इक्वेशंस की लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के ऊपर एक कॉमन पॉइंट को ढूंढेंगी। वही कॉमन पॉइंट जो है वो इन दोनों इक्वेशंस का सल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सल्यूशन होगा। देखो जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, बन रहा है ना, जब ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। क्या है ये, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये दोनों लाइनों के ऊपर कॉमन आ रहा है, दोनों लाइनों के ऊपर कॉमन है, इसलिए ये दोनों लाइनों का या दोनों इक्वेशंस का सल्यूशन भी होगा। अब दोनों इक्वेशंस के बीच में x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है ना। तो x और y की वो कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, वो हमको यहाँ इसी पॉइंट से ही मिलेगी। अब देखो ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट को लगाते हो, उस पॉइंट की आपको 2 पोजीशंस जहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलेंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा x जो कि उस पॉइंट की लोकेशन को शो करेगा x एक्सिस के ऊपर, है ना, कहाँ पर, x एक्सिस के ऊपर। और उसी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर भी शो करेगी, कुछ इस तरीके से करती है कि नहीं, करेगी। तो x एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है और y एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ये 2 वैल्यूज़ ही इस इक्वेशंस के बीच में आने वाले वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ होंगी जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। तो आपको उन इक्वेशंस के जो आपको इक्वेशंस दे के रखे हैं उनके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए पॉइंट का कॉमन होना ज़रूरी है दोनों की दोनों इक्वेशंस के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अगर वो कॉमन पॉइंट निकल जाता है तभी वो उसके सॉल्यूशंस होंगे, अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही हो सकती है जहाँ पर जो ग्राफ हैं इन इक्वेशंस के, जो आपको 2 इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं, उनके ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही वो दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकले। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की आपको x वैल्यू भी मिल जाएगी, y कोऑर्डिनेट पे y वैल्यू भी मिल जाएगी, x कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही 2 वैल्यूज़ इन इक्वेशंस की, दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशन होंगी। तो ये कंडीशन के बीच में आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के लिए क्या, कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। इस वाली कंडीशन के बीच में क्या है, ओनली 1 सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है। तो इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, ग्राफ जो है कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो हम इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है या इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, ये इसकी दूसरी पहचान है। और तीसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, दैट इज़
कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया जब आपको दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मिले, तब हम ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया जिसकी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, तो उसको कंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिल सकता है। इस वाले सॉल्यूशन को अगर जब आपको मिलते हैं, जब ग्राफिकली आपको इस तरीके के सॉल्यूशन मिले, तो आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, जब आप मैथमेटिकली करोगे, उसको नंबर के साथ में कंपेयर करोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो दोनों की दोनों आपको इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं, उनके जो कॉफिशेंट है और उनके जो कांस्टेंट है, उनकी जो रेशो आपको आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। A1 ओवर A2 की जो रेशो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, ठीक है। A1 ओवर A2 की रेशो जो है वो B1 ओवर B2 की रेशो के बराबर कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप बिना ग्राफ बनाए ही सबसे पहले अगर आप उनके कॉफिशेंट्स को कंपेयर करोगे कुछ इस तरीके से, उनकी रेशो की निकाल करके A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 करके उनकी रेशो को अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर इस तरीके से रेशो आती है A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तब आप समझ जाना कि उसका जो ग्राफ बनने वाला है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनने वाला है, उसका एक ही सोल्यूशन आपको मिलने वाला है और ये कंसिस्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से हमको गैस मिल जाता है। तो ये थी कंडीशन पहली वाली। दूसरी वाली कंडीशन जो आपको देखने को मिल सकती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। मान लेते हैं आपने दोनों की दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इक्वेशन 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन 1। और दूसरी जो इक्वेशन आ रही है वो भी कुछ इसी तरीके से जा रही है, सीधी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई जा रही है। कहीं पे भी ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता कि वो एक दूसरे को कट कर जाएं। और जब तक ये कट नहीं करेंगी कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट जो होते हैं, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन का वो पॉइंट होंगे जो एक दूसरे के ऊपर कॉमन होंगे। क्या होंगे, दोनों लाइनों के ऊपर कॉमन पॉइंट जो आएंगे वही इनके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर ये काट ही नहीं रही, तो सॉल्यूशन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनता है ग्राफिकली, तब आप समझ जाना कि इसके कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल ग्राफ बनना है ना, कैसा ग्राफ बनना है, पैरेलल ग्राफ बनना है। तो पैरेलल ग्राफ के बीच में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो सॉल्यूशन जब आपको नहीं मिलते, ऐसी इक्वेशंस, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये तीसरी चीज़ आपको मिल जाएगी देखने को जब ग्राफ ऐसा हो। और एक चीज़ आपको देखने को ये भी मिलेगी, जब आप इनके कॉफिशेंट्स को कंपेयर करोगे, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2, ठीक है, बट डज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ग्राफ बनाने से पहले ही अगर आप इनके कॉफिशेंट्स को कंपेयर करके देखोगे, तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब रेशियो ऑफ A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2।
ये देखने को आपको मिल जाएगी। जब ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल बनने वाला है और आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलने वाला है जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये तो था दूसरा। तीसरी कंडीशन जो बनती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। ग्राफ के ऊपर आपने दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको? कंडीशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, इसी के ही ऊपर इक्वेशन 2 का भी ग्राफ है। किसका? इक्वेशन 2 का भी ग्राफ उसी के ही ऊपर आ रहा है। ठीक है, समझ जाओ, एक ही लाइन के ऊपर दोनों ग्राफ बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड, या फिर आप इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ को कोइंसिडेंट भी कह सकते हो। तो कोइंसिडेंट ग्राफ जो होते हैं वो तीसरी कंडीशन है। अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे इन इक्वेशंस को तो ये तीसरी कंडीशन है जो कि ग्राफिकली आपको देखने को मिल सकती है जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है? एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइनें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए जो भी आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन देके रखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल देके रखा हुआ है, उसके बहुत सारे आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं और लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। इस लाइन को आप जितना मर्जी बढ़ा लो, उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन का काम करेंगे। तो आपको पता ही है एक लाइन के ऊपर बेसिकली अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको सवालों के या इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में आपको वैल्यूज़ देखने को मिल जाएं तो वही वो कंसिस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा पेयर जो है इक्वेशंस का ऐसा पेयर कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी आपको इक्वेशंस की ये जो दोनों इक्वेशंस देके रखी हैं वहाँ पर आपको इनके सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से ये कंसिस्टेंट भी हैं। चौथी चीज़ जो आपको देखने को मिल जाएगी जब आप इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। मतलब यहाँ पर सारी की सारी रेशो इक्वल टू होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, सारी की सारी रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल टू होती हैं। ठीक है, तो आप ग्राफ बनाने से पहले ही उनके कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करोगे तो अगर इस तरीके का कंपैरिजन आता है तो आप समझ जाना कि इसका ग्राफ जो बनने वाला है वो हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने वाला है, कोइंसिडेंट होने वाला है और कंसिस्टेंट होने वाला है। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा मेथड जो था सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, दैट वाज अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, यानी कि इसमें आप अलजेब्रा का यूज़ करोगे और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। तो इसमें भी आपको 3 तरीके देखने को मिल जाएंगे। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपके पास में एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो आपको देखने को इसमें मिल जाएगा दैट इज
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हर एक मेथड को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को अगर आप रख देते हो तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू को ढूंढ सकते हो। लेकिन एक की जगह जिसको हमने रखना है, एक की जगह दूसरे को जिसको हमने रखना है वहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल की जगह, वो क्या होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, उसको भी हम कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जिसको हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहली इक्वेशन जो है 2x + 3y + 4 है, ठीक है, प्लस क्या है 4 है। या फिर आप कांस्टेंट की जगह आप इसको 0, मैं इसको और आसान बनाने के लिए 0 ले रहा हूँ, कांस्टेंट को 0 कर रहा हूँ, ठीक है। a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन c यहाँ पर 0 ले रहा हूँ और ये इक्वेशन आ रही है =0। दूसरा ले रहा हूँ मैं 6x + 4y, c2 भी मैं 0 पकड़ रहा हूँ =0, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशंस आपको दे के रखी हैं, a भी है, b भी है, c भी है, a भी है, b भी है, c भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, जनरल फॉर्म के साथ में जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसके मुताबिक चलूँ तो a1 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ 2, b1 जो आ रहा है दैट इज़ 3 और c1 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। वैसे ही a2 जो आ रहा है वो आ रहा है 6, b2 जो आ रहा है दैट इज़ 4 और c2 जो आ रहा है दैट इज़ 0, ठीक है। ये जनरल जब हम इसको कंपेयर करते हैं इनके कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं। अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लो। टेकिंग इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 को पकड़ रहा हूँ, इक्वेशन 1 को पकड़ रहा हूँ तो मेरे पास में इक्वेशन 1 क्या कह रही है, 2x + 3y + 0 = 0, है ना। a b c ये सारी चीज़ें देख के रखी हुई हैं, है ना, तो =0 आ रही है। इसी इक्वेशन के बीच में 2x किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 को इधर लेके जाओगे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। 0 जिस भी नंबर के बीच में आप ऐड करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 0 आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ तब भी ये 2x + 3y ही रहेगा, अगर नहीं भी लिखता हूँ तब भी ये 2x + 3y ही रहेगा। तो मेरे पास में ओवरऑल है क्या, ये 2x + 3y = 0 ही है। c यहाँ पर 0 के बराबर है। और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो 2x = -3y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो -3y। और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x = -3y/2, या फिर इसी को आप -3y/2y ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन के बीच में, किसी भी इक्वेशन के बीच में। आप इक्वेशन 2 को ही लोगे, इसके बीच में क्या करोगे, इक्वेशन 2 के बीच में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू को हासिल किया जो कि y वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है ना, आ रही है कि नहीं। अब जब मैं इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के बीच में पुट कर दूंगा या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसकी जगह, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन जो है उस इक्वेशन को 2 वेरिएबल की बजाय 1 वेरिएबल की ही बना के छोड़ देगा। और जब कोई इक्वेशन 1 वेरिएबल की बन जाती है तो वो आसानी से सॉल्व भी हो जाती है। और समझने के लिए चलो मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ। मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है। क्या है ये, इक्वेशन 3 है, ठीक है। क्या है ये, इक्वेशन 3। आगे मैं क्या करूँगा, नाउ पुट वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के बीच में x की वैल्यू को पुट कर दूंगा और वो कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, ठीक है, जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है आगे जाके। तो क्या बन जाएगा, सेकंड की इक्वेशन थी क्या हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6x + 4y + 0 = 0, यही है ना इक्वेशन। कर दो भाई पुट, x की जगह किसको पुट करना है, x की जगह पुट हो जाएगा हमारे पास में ये -3/2y। तो कर लो 6 × -3/2y + 4y + 0 = 0। तो क्या बन जाएगा ये, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। क्या रह गया हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में 3 × -3 माइनस का 9y/1 है ना, 1 + 4y + 0 करो या ना करो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं है ना, तो इसको रहने ही देता हूँ, = 0, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1। तो -9y + 4y क्या हो जाएगा, -5y रह जाएगा = 0। और y किसके बराबर हो जाएगा, y यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0 / क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर है, इधर आके माइनस का डिनोमिनेटर बन जाएगा 0 - 0 / -5, y = 0 / -5। और आपको पता है 0 को जिस भी नंबर के साथ में डिवाइड करोगे वो 0 ही रहेगा, इसका मतलब y = 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर y = 0 आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास में 0 निकल गई, ठीक है। कैसे निकल गई, जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू की जगह उसकी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करके निकाली थी। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हुआ, एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करने पे उसने इक्वेशन को 2 वेरिएबल की बजाय 1 वेरिएबल का बना के छोड़ दिया, और जब 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ, जब सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर 6x + 4y + 0 की जगह x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी ये वैल्यू, ठीक है, x = -3/2y को जब पुट किया तो ये इक्वेशन इंस्टीड ऑफ 2 वेरिएबल इट रिमेन्स ओनली 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन बनने के बाद में हमने क्या किया, माइनस है ना, ये क्या हो गया 6 / 2 3 रहा, और 3 × -3 माइनस का 9y हो गया, प्लस 4y, उसके बाद -9y + 4y, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं तो प्लस माइनस हो सकती हैं, -9y + 4y माइनस का 5y रह गया, -5y = 0। y = किसके बराबर हो जाएगा, y = हो जाएगा 0 / -5, क्योंकि यहाँ पर -5y का न्यूमरेटर है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 0 / -5 = 0 होता है, इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को, जो भी आपको जोड़ा दे के रखा हुआ है इक्वेशन में, उस इक्वेशन के बीच में y की जगह y की जो वैल्यू हमको हासिल हुई है उसको आप पुट करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू भी निकल जाएगी। जैसे इस y की वैल्यू को मैं 2 इस वाली इक्वेशन के बीच में भरने जा रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन के बीच में, 2x + 3y वाली इक्वेशन के बीच में भरने जा रहा हूँ, y = 0, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। नाउ पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, देख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी क्या, 2x + 3y, 2x + 3y + 0 = 0। इसके बीच में y की जगह 0 भर के देख लो, क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये 2x + 3 × 0 + 0 = 0। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2x + 3 × 0 0 होता है, प्लस 0
इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा ओवरऑल 2x ही रहेगा ये, है ना। 0 जिस भी नंबर के बीच में ऐड करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0 ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू भी क्या आई 0 आई। तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। मतलब इस मेथड के बीच में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तब जाके इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। देखो चेक करने के लिए नाउ चेक करके भी देख लो क्या हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकाली हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो x की वैल्यू भी 0 आई थी, y की वैल्यू भी 0 आई है। इसको अब पुट करके देख लेते हैं, चेक करो, कोई सी भी इक्वेशन पकड़ लो। तो मैं इक्वेशन 1 को ही पकड़ रहा हूँ, चेक करके देख लेते हैं है क्या 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। 2x की जगह 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 क्या होगा 0 ही होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं वो सही हैं, है ना, वो हमने चेक करके भी देख लिए हैं। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में भी हम सेम इक्वेशंस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले आप समझ लो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को उड़ा देना, सीधी सी बात है, ठीक है। आप यहाँ से ख़त्म करना ही सोच लो। एलिमिनेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या उसको निकाल देना या उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को वेरिएबल्स के किसी भी वेरिएबल को चुन लो, चाहे x को चुन लो चाहे y को चुन लो, इनमें से जहाँ तो हम x को बराबर करेंगे या फिर y को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद में जब हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बीच में से निकालते हैं तो देखने को मिलता है हमको कि उनमें से एक वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाता है और एक ही वेरिएबल बचा हुआ रह जाता है जिसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वही है कि एक वेरिएबल को आपको यहाँ पर भी ख़त्म करना है, यानी कि इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल वाली में ही तब्दील करना है और उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं उसको 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में 2 इक्वेशंस दे के रखी हैं। इक्वेशन 1 जो है वो है हमारे पास में 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास में इक्वेशन 1, ठीक है। कौन सी है ये इक्वेशन 1 हमारे पास में दे के रखी हुई है। जो दूसरी इक्वेशन इसके साथ में दे के रखी है दैट इज़ 6x प्लस 4y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया कुछ, ये आपको दे के रखी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है आपके पास में, ये क्या है A1, ये क्या है B1 और ये क्या है C1, ये क्या है A2, ये क्या है B2, ये क्या है C2। इसके बीच में अगर आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में अगर आपको किसी एक टर्म को किसी एक वेरिएबल वाले को बराबर करना है, यानी कि अगर आपको x टर्म को बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले x के कोफिशिएंट के साथ में नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली इक्वेशन के x के साथ में आए कोफिशिएंट्स के साथ में ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट के बीच में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन
यहाँ पर इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बदल जाती हैं कि कुछ टर्म्स बराबर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे समझाने के लिए चलते हैं इसी को, अब हम वही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम इनकी टर्म्स को बराबर करने जा रहे हैं, किसी भी एक टर्म को। अगर आप y टर्म को बराबर करना चाहते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? y टर्म के कोफिशिएंट के साथ में ऊपर और इस वाले y टर्म के कोफिशिएंट के साथ में नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो कुछ? मतलब कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2 के साथ में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1 के साथ में इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप y टर्म को बराबर करना चाहते हो। और अगर आप x टर्म को बराबर करना चाहते हो तो कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2 के साथ में आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1 के साथ में आपको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर x को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको करूँगा? मैं यहाँ पर x को करूँगा बराबर। तो x को करने के लिए मुझे x कोफिशिएंट्स के साथ में ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या करूँगा? इस 6 के साथ में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा और इस 2 के साथ में इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देख लो आप क्या हो जाएगा मेरे पास में। नाउ 2 इंटू 6x प्लस 4y प्लस 0 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया। दूसरे के साथ में अब क्या करूँगा? अब 6 के साथ में ऊपर कर मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो 6 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले वाली को करेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। ये इक्वेशन 3 बनेगी और ये इक्वेशन 4 बनेगी। तो इक्वेशन 3 किसके बराबर आएगी? इक्वेशन 3 हो जाएगा 2 इंटू 6 12 और साथ में क्या है? x है ना। बाहर 2 है तो ये 2 अंदर आने वाली हर टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 12 हो जाएगा, साथ में x भी है। उसके बाद प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 हो जाएगा और साथ में y भी है, ठीक है। प्लस का 2 इंटू प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 2 इंटू प्लस का 6 प्लस के 12, ठीक है। साथ में x साथ में y और उसके बाद में प्लस का 2 इंटू प्लस का 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान। प्लस का 2 इंटू 0 0 ही होता है, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करके। उसके बाद में इसको कर लेते हैं। 6 इंटू 2 12 होता है और साथ में क्या है? x। उसके बाद प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 18 हो जाएगा, साथ में क्या है? y, ठीक है। उसके बाद प्लस का 6 इंटू प्लस का 0 प्लस का 0 ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू 6 इंटू 0 है ना, 6 इंटू 0 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 है। उसके बाद में आपको क्या करना है? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को निकाल देना है। क्या करोगे? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को निकाल देना है। नाउ उसके बाद क्या करोगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास में 12x प्लस का 8y 18y लिखा है मैंने, 8y है ये, ठीक है। 8y प्लस 0 इक्वल टू 0। नीचे क्या है? 12x प्लस 18y और प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो ये तो थी इक्वेशन नंबर 3। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा? इस बाहर माइनस का साइन है ना,
इस बाहर माइनस के साइन से क्या हो जाएगा, अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस में तब्दील हो जाएगी रकम, ये माइनस का 12x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस ये भी माइनस में तब्दील हो जाएगी, और ये माइनस प्लस ये भी माइनस में तब्दील हो जाएगी, और ये माइनस और ये प्लस का ये भी माइनस में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद देखो ये प्लस का 12x है, ये माइनस का 12x है, तो कैंसिल हो जाएगा। यही तो हम करने जा रहे थे, यही तो मैं करना चाहता था, है ना। ये वेरिएबल या यहाँ से आप देख रहे हो कि x तो ख़त्म ही हो गया, यहाँ पर रह जाएगा y, मतलब ये इक्वेशन अब 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में तब्दील होने वाली है। अब आगे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 18 है, कितना रह जाएगा, माइनस का 10y रह जाएगा। ठीक है, प्लस का 8y माइनस का 18y इक्वल टू माइनस का 10y रह जाएगा। उधर प्लस का 0 है, ये माइनस का 0 है। अब देखो भाई 0 में से 0 निकालोगे तो आपके पास में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, इक्वल टू 0 में से 0 निकालोगे तो 0 ही रहेगा। तो ओवरऑल आपके पास में यहाँ पर क्या रहा है, माइनस का 10y इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। ये माइनस 10y प्लस 0 इक्वल टू माइनस 10y ही रहने वाला है, तो माइनस 10y इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, माइनस 10y इक्वल टू 0, तो y किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 ओवर माइनस का 10। अब आपको एक चीज़ का तो पता ही होगा, 0 को चाहे जिस भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस 10 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास में y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर 0 आ रही है। कितनी आई, y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 0 आ गई। अब आपके पास में y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आप इसको 5 मान सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में आ चुकी है। y की वैल्यू क्या है, 0। अब इसी y की वैल्यू को आपको किसी भी इक्वेशन के बीच में पुट कर देना है। ठीक है, y की वैल्यू 0 को किसी भी इक्वेशन के बीच में पुट कर देना है, चाहे इक्वेशन 1 में करो चाहे इक्वेशन 2 में करो, तो आपके पास में x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि पकड़ लो भाई कोई सी भी इक्वेशन, तो मैं पकड़ने जा रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, यही थी ना, हाँ यही थी। बट y इज़ इक्वल टू 0, लेकिन y तो 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, और प्लस 0 इक्वल टू 0, और क्या रह जाएगा, अरे भाई जितने मर्जी 0 किसी चीज़ के बीच में ऐड कर लो उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x ही होने वाला है, तो हम इसको सीधा ही 2x इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये तो 2x ही रहेगा, 2x इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x यहाँ पर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 को 2 के साथ में डिवाइड करोगे तो ये 0 ही रहेगा ना भाई, 0 को जिस मर्जी नंबर के साथ में डिवाइड करो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है और y की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, जो कि हमने दूसरे तरीके से भी निकाल के देखा था। कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने निकाल के देखा था, तब भी x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 0 ही आ रही थी इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए।